और सभी स्टूडेंट्स के लिए, वे स्टूडेंट जो आर्मी अग्निवीर का फिजिकल टेस्ट पास हो चुके हैं, रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, साथ में वे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं जीके की क्लास लेकर के आया हूँ। और ना सिर्फ ये क्लास जीके की रहेगी बल्कि कुछ जीके में आप एडवांस स्ट्रेटेजिक टाइप में जीके देखेंगे। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन इससे पहले आए हैं वो स्ट्रेटेजिक जीके के आए हैं। जितने भी नया पैटर्न जो आ रहा है इस प्रकार का आ रहा है कि आपको लिंक बना के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो हम एक प्रयास करते हैं, आशा है आपके लिए मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। तो शुरू करते हैं समय को जाया नहीं करते हुए। देखिए जीके में हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वन से संबंधित है? संबंधित है। क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस वन से संबंधित है? तो विकल्प आपके पास चार आएंगे, उनमें से आपको याद रखना है गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। गुप्त वंश। अब थोड़ा सा यहां पर नजर डालते हैं गुप्त वंश की। गुप्त वंश है क्या? तो देखते हैं गुप्त वंश एक भारत के इतिहास में बहुत प्रभावशाली वंश रहा है, जिसका शासक श्रीगुप्त था, इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। ये क्या था? संस्थापक। और इस वंश की शुरुआत 240 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक श्रीगुप्त। उसके बाद में श्रीगुप्त की मृत्यु 280 में हो जाती है। 280 में फिर घटोत्कच गुप्त आता है और उसके बाद में फिर इस वंश का वास्तविक संस्थापक आता है चंद्रगुप्त। कौन आता है? चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त है, ये 319 में शासक बनता है, 319 ईस्वी में, और इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। देखिए संस्थापक और वास्तविक संस्थापक का फर्क। संस्थापक का मतलब वो व्यक्ति है जिसने उस वंश की स्थापना की हो, और वास्तविक का मतलब वो है जिसने उस वंश को एक साम्राज्य में बदली कर दिया हो। तो चंद्रगुप्त जो था, इसने गुप्त वंश को एक विशाल साम्राज्य में बदली कर दिया। इसने क्या किया था? इसने अपनी नीति लेके आया था। उस नीति का मतलब है विवाह संबंध। विवाह संबंध। किस प्रकार के विवाह संबंध? तो इसने कई अपने आस पड़ोस के जितने भी राजा थे उनकी बेटियों से या बहनों से शादी की, और शादी के कारण रिश्तेदारी हुई इसकी, और उन्हीं रिश्तेदारों के सहयोग से इसने अपना वास्तविक साम्राज्य का, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जैसे इसकी एक शादी प्रसिद्ध है, एक देश का लिच्छवी जो वर्तमान में तराई में है, लिच्छवी, तो उस लिच्छवी की राजकुमारी थी, राजकुमारी, जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। उससे इसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद चंद्रगुप्त और कुमार देवी से जो संतान की उत्पत्ति होती है, जो संतान पैदा होती है, उसका नाम होता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। तो अब समुद्रगुप्त को फिर आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन फिर बन जाता है, एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है। पर सवाल ये उठता है क्यों कहा है? तो समुद्रगुप्त जो जिसे भारत का नेपोलियन कहा गया है, इसने अपने साम्राज्य का अति विस्तार किया था। अपने पिता यानी चंद्रगुप्त से ज्यादा इसने विस्तार किया था। इसने उत्तर भारत के 12 राज्य और दक्षिण भारत के 9 राज्यों को विजय प्राप्त की थी। इसी समुद्रगुप्त ने जो अपनी विजय थी, उस विजय को धर्मयुद्ध का नाम दिया था, और जितने भी विजित क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को विजय जीतने के बाद उसी राजा को लौटा देता था और उस राजा को अपने अधीन कर लेता। तो एक प्रतापी शासक था। तो इसकी तुलना की है नेपोलियन से। किसने? विंसेंट स्मिथ ने। किसने की है? विंसेंट स्मिथ ने।
विंसेंट स्मिथ। ठीक है, किससे तुलना की है? नेपोलियन से। तो सवाल ये उठता नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक फ्रांस का योद्धा था। कहां का था? फ्रांस का योद्धा, योद्धा भी बोल सकते हैं इसको। ये सेनापति था, फ्रांस की सेना का। तो जब ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय फ्रांस की हालत बहुत बुरी थी, पूरे दौर से गुजर रहा था। तब वहां के शासक ने नेपोलियन, जो कि एक सामान्य सा सैनिक था, उसको सेनापति बनाया और उस सेनापति ने न सिर्फ ऑस्ट्रिया को हराया बल्कि संपूर्ण यूरोप को अपने कब्जे में ले लिया था, संपूर्ण यूरोप को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था। तो एक पूरे यूरोप को जीतने वाले व्यक्ति को विश्व विजेता कहते थे, नेपोलियन को। उसी की तुलना कर दी है विंसेंट स्मिथ ने किससे? समुद्रगुप्त से। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नेपोलियन की मृत्यु कहां हुई? किसकी? नेपोलियन की। नेपोलियन की मृत्यु कहां हुई? तो ये हुई सेंट हेलेना द्वीप। कहां पे हुई? सेंट हेलेना, सेंट हेलेना द्वीप। ये सेंट हेलेना द्वीप में जब नेपोलियन 1815 में हार जाता है युद्ध, तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको निर्वासित कर दिया जाता है। निर्वासित करने के बाद ये वहीं पर जेल में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो हम किसकी चर्चा कर रहे थे? गुप्त वंश की। गुप्त वंश श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, ये वास्तविक संस्थापक, ये संस्थापक। अब समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के बाद मैं यहां पर लिखूंगा, समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा होता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ये भी बड़ा प्रतापी शासक था, उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अब विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ठीक है। तो ये विक्रमादित्य क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो विक्रमादित्य एक बहुत ही बड़ी उपाधि होती थी। ये उपाधि रोमन शासक सीजर की तुलना में होती थी। मतलब एक व्यक्ति जो अपने आप को विक्रमादित्य कहता था, तो बहुत प्रतापी, प्राउड फील करता था अपने आप को। ये उपाधि जो है, तो शुरुआत कहां से हुई इसकी? तो देख लेते हैं 57 ईस्वी में, 57 एडी या 57 ईस्वी में उज्जैन का एक राजा था। उज्जैन का राजा, उस उज्जैन के राजा ने हूणों को हराया था, सॉरी शकों को हराया था। किसको हराया था? शकों को हराया था। और उसने जब शकों को हराया था, तो शकों को हराने के बाद उसने ये उपाधि धारण की थी। शकों को हराने के बाद उसने उपाधि धारण की थी। अब सवाल उठता है, शक कौन थे? शक तो मैं बताना चाहूंगा, बेसिकली आपको शायद ये आपके सिलेबस में हो, लेकिन फिर भी बता दो। शक चाइना से आने वाले एक बर्बर प्रजाति के लोग थे, जो भारत आए। भारत में उन्होंने आक्रमण किया, भारत को जीता, और अफगानिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा होता था, उस क्षेत्र में भारत आए, वहां से भारत आए। अफगानिस्तान वाले एरिया को जीता उन्होंने। उनकी एक ब्रांच वहां पर रुक गई, उसके बाद फिर एक ब्रांच मुल्तान में आई, फिर तीसरी लाहौर में आई, चौथी मथुरा आई, और पांचवी गुजरात। इस प्रकार से पूरे भारत में वो फैल गए थे। तो जब वो एक ब्रांच उज्जैन वाले एरिया में, जो गुजरात में स्टैब्लिश हुई थी, उसको इसने हराया था, और ये इसने उपाधि धारण कर दी थी विक्रमादित्य की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की है? विक्रमादित्य की। और पहली उपाधि किसने धारण की थी? उज्जैन के राजा ने। नोट कर लें आप, विक्रमादित्य की प्रथम उपाधि उज्जैन के राजा ने 57 ईस्वी में हासिल की थी। और एक और चीज यहीं से निकल कर आती है कि पहला विक्रमादित्य ये हो गया, ये हो गया। तो टोटल भारत में कितने विक्रमादित्य हुए? भारत में टोटल कितने विक्रमादित्य हुए? तो आप लिखें, भारत में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। कितने लोग हैं? 14 लोग ऐसे हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि आखिर पहला विक्रमादित्य उज्जैन का राजा है, तो 14वां विक्रमादित्य कौन है? तो 14वां विक्रमादित्य है हेमचंद हेम। कौन है? हेमचंद हेम 14वां विक्रमादित्य है। मैं यहां साफ करना चाहूंगा, हेमचंद हेम, हेमचंद
हेमू। तो फिर वापस चलते हैं, आखिर ये हेमचंद्र हेमू कौन था? ठीक है, ये हेमचंद्र हेमू कौन था? तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा होगा या जो नॉलेज रखते होंगे, तो एक बड़ा ही फेमस युद्ध है भारत के इतिहास का, बड़ा ही प्रसिद्ध युद्ध है भारत के इतिहास का, जिसे कहा जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। क्या कहा जाता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये 1556 में है। 1556 में हेमचंद हेमू और अकबर के मध्य हुआ था। इतिहास बोलता अकबर के मध्य, हालांकि ये अगर हम इसका देखेंगे तो अकबर को उस समय राजा जरूर था, पर अकबर एक 16-14 साल का बच्चा था। तो अकबर के नाम से उसके सेनापति बैरम खान ने इस युद्ध को लड़ा था। किसने लड़ा था? बैरम खान ने इस युद्ध को लड़ा था। तो इतिहासकार इसको कह देते हैं हेमचंद हेमू। के क्वेश्चन फिर से आपके यहाँ से बन जाता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? हेमचंद और अकबर के, हेमचंद हेमू और अकबर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1556 में हुआ था। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन बन जाता है कि भाई अकबर की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। क्लियर है? तो सवाल ये उठता है, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध जो मैंने लिखा है 1556 में हुआ, तो इससे पहला भी हुआ होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लिखें आप, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। तो किस किस के मध्य हुआ था वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये हुआ था बाबर एंड इब्राहिम लोधी, किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। तो इस युद्ध पे चलते हैं। इस युद्ध में बाबर ने जीत हासिल की थी और इस जीत के हासिल करते ही बाबर दिल्ली में आकर के शासक बन गया और बाबर ने एक वंश बसाया जो लगभग 350 साल तक भारत पर राज करता रहा। और वो फेमस वंश है मुगल वंश। कौन सा वंश है? मुगल वंश। मुगल वंश। तो फिर एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है बाबर। कौन है? मुगलों का संस्थापक कौन है? मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगलों का प्रथम शासक कौन है? बाबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किसको हराकर की थी? इब्राहिम लोधी को हराकर की थी। ठीक है, तो बाबर का सवाल उठता है कहां से आया था? तो ये आया था काबुल से। कहां से आया था? काबुल। काबुल आज का कहां है? काबुल अफगानिस्तान में है। कहां है? अफगानिस्तान में काबुल है। तो वहां से बाबर भारत आया था। क्या करने आया था? तो भारत में शासन करने, भारत के धन दौलत ने उसको आकर्षित किया और अब वो भारत में को लूटने या भारत पर कब्जा करने आया। तो सवाल ये उठता है अगला कि बाबर अगर भारत आया तो भारत आकर उसने कितने युद्ध लड़े? तो बाबर ने पहला युद्ध तो 1526 में लड़ दिया था, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसको हम कहते हैं इब्राहिम लोधी के। ओके, तो हमने देखा बाबर जो था मुगलों का संस्थापक था। एक सवाल और उठ जाता है, बाबर की मृत्यु कब हुई? तो लिखें बाबर की मृत्यु 1530 को हुई। सामान्य मृत्यु थी, ज्यादा कुछ इसी प्रकार से युद्ध में नहीं मेरा मृत्यु होगी। बाबर के बाद हुमायूं बनता है शासक और हुमायूं के बाद जब हुमायूं को एक व्यक्ति होता है शेरशाह सूरी, वो हरा देता है। हराने के बाद फिर सूरी वंश दिल्ली में बैठ जाता है और कुछ समय रहता है। उसके बाद फिर दोबारा अकबर आ जाता है। 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है उसमें अकबर जीत जाता है। ठीक है, अकबर जीत जाता है और यहाँ से भारत में दोबारा मुगलिया सल्तनत का विस्तार होता है। अकबर जो होता है तो 2-3 चीजें आपको अकबर से याद रखनी पड़ेगी। पहली बात, अकबर शासक कब बना? तो अकबर शासक बना था 1556 में। अकबर से एक चीज और आप देखना, एक सवाल आता है, छोटा सा सवाल है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी से सवाल आ जाता है। एक तो हो जाता है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने।
किसने की थी? अकबर ने। एक सवाल और जाता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो वो भी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। एक और क्वेश्चन अकबर से ही आता है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? कौन सा धर्म? दीन ए इलाही। ये दीन ए इलाही धर्म है वो अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर। समझ लेते थोड़ा दीन ए इलाही को। दीन ए इलाही क्या है? क्या सामान्य तौर पर दीन ए इलाही को धर्म बोल देते हैं, पर ये धर्म ना होकर के दर्शन है। एक छोटी सी कहानी है। अकबर जब फतेहपुर सीकरी में महल के सामने बैठा होता है और अचानक उसके मन में विचार आता है कि यार ये प्रजा है, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, कुछ ऐसा सिस्टम अपनाओ कि दोनों एक हो जाएं। तो दोनों को एक करने के लिए उसने दीन ए इलाही नामक एक दर्शन की शुरुआत की थी और ये दीन ए इलाही चलाया था उसने 1582 में। कब चलाया था? 1582 में। और प्रथम हिंदू दीन ए इलाही धर्म से जुड़ने वाला प्रथम हिंदू था बीरबल। कौन था? बीरबल। बीरबल उसका प्रथम हिंदू था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर आपको पता है जोधा अकबर, जो आपने पिक्चर देखी होगी, जोधा बाई करते हैं, उनसे शादी हो जाती है अकबर की और उनका एक भतीजा होता है जिसका नाम होता है मानसिंह। तो वो महाराणा प्रताप को हरा देता है। किसको हराता है? महाराणा प्रताप को। हल्दी घाटी के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। उस युद्ध में महाराणा प्रताप को हरा देता है मानसिंह। हम बोलते हैं हल्दी घाटी के युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ऑप्शन में आपके में मानसिंह ना आकर के अकबर ही आ सकता है, क्योंकि अकबर किसको, अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकबर के बाद इस वंश में शासक आता है, अकबर के बाद शासक आता है जहांगीर। कौन आता है? जहांगीर। तो जहांगीर से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इसका था सलीम। क्या था? सलीम। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये शासक बना, तो ये शासक कब बना? 1605 में। 1605 में क्यों बना? तो 1605 में इसके पिता की मृत्यु हुई थी। पिता कौन था? अकबर। तो एक चीज और आप याद रख लें, इसमें लिख लें, अकबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1605 में। और एक और बन जाता है, अकबर का मकबरा कहाँ था? क्या था? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। 2 चीजें इससे हो गई। और एक और है अकबरनामा। अकबर की आत्मकथा का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वापस चलते हैं। सलीम, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना गया, ये 1605 में राजा बना, शासक बना, बादशाह बना। और 1606 में एक घटना घटी। 1606 में इसने सिखों के गुरु अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव, सिख गुरु अर्जुन देव जी को इसने की हत्या कर दी, मार दिया, उनका सर कलम करवा दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। उसने जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह में जहांगीर ने इल्जाम जो था, दोष जो था, गुरु अर्जुन देव के ऊपर लगाया और अर्जुन देव जी को गिरफ्तार किया और उनका शीश कटवा दिया दिल्ली में। आज दिल्ली में जहाँ शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, वहीं उसी स्थान पर उनका शीश, उनका सरकलम किया था। तो आगे देख लेते हैं जहांगीर। 2-3 चीज जहांगीर से और देख लेते हैं। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां एक अफगान महिला थी जिससे अकबर ने शादी की थी 1611 में। सॉरी, जहांगीर ने शादी की थी 1611 में। अब जब मुगलिया सल्तनत में जहांगीर के बाद अगला शासक आता है शाहजहां। कौन आता है? शाहजहां। तो शाहजहां को फटाफट आप याद रखेंगे। 2-3 चीजें शाहजहां से देखेंगे कि शाहजहां क्या था। शाहजहां,
शाहजहां जो था उसका वास्तविक नाम था खुर्रम। क्या था? खुर्रम उसका वास्तविक नाम था। और शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज। क्या था? मुमताज। तो इसमें मुमताज यानी अपनी पत्नी की याद में इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है 1630 में। तो ये अपनी पत्नी की याद में ये महल बनाता है जिसका नाम है ताजमहल। क्या है? ताजमहल। तो अब सवाल फिर आपका उठता है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया है? शाहजहां। किसने बनवाया है? शाहजहां ने। मुमताज किसकी पत्नी है? शाहजहां की। ताजमहल किसकी याद में बनवाया? मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। साथ में इसने ताजमहल के साथ और भी निर्माण करा, उनको भी हम देख लेते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद। साथ में इसने बनाया लाल किला। लाल किला जिसपे हमारे प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं, वही लाल किला इसने बनवाया। तो इसको एक नाम और दिया जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसके युगों को कहा जाता है? किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? फिर एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है। तो शाहजहां के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का मतलब क्या होता है? कोई भी निर्माण करना, बिल्डिंग बनाना। ठीक है, तो स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। लगभग इस पूरी की पूरी 15 से 20 मिनट की क्लास में आई होप आप समझे होंगे, और लगभग आपने 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे हैं बातों ही बातों में जो आपको पता चल गए होंगे। आप इस वीडियो को एक बार देखें, फिर 2 बार देखें। हर एक पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है। इस स्ट्रेटेजिक प्रकार का जीके है जिसमें कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं। ये वीडियो मेरी थी आर्मी अग्निवीर और SSC GD के लिए पहली जीके की वीडियो थी। वीडियो से संबंधित आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट में लिखें। कुछ आप चाहते हैं तो वो कमेंट में लिखें, मतलब किस प्रकार के इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हमारा उद्देश्य है कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचाएँ, और ना सिर्फ पहुँचाएँ बल्कि आपको आर्मी अग्निवीर और SSC GD में पास कराएं। जीके के पोर्शन के जितने भी नंबर हैं वो आपको 100% आप लें। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।